सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ी आप लोग। क्लास ऑफलाइन था इसीलिए इतना बोले भी। ऑनलाइन वाला को ज़्यादा ज्ञान नहीं देते हैं, ऑनलाइन वाला से लेंगे पैसा। तो बात का एक बात जान लीजिए कि यहाँ बैठा हुआ जितना भी लोग है सब मेरा बहुत। ये लाइव हो गया, जल्दी से जुड़िए आप लोग। लाइव कर दिए हैं। अरे वाह। आप लोग को समझाने के लिए हम तरह तरह का हथकंडा यूज करते हैं जी। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़िए, जल्दी जुड़िए आप लोग। सब बंद कीजिए, अगर नहीं तो कान पकड़ के झाड़ देंगे। आगे पढ़िए। किताब उताब आप नहीं लेके आए जी? कल से ले आज आपको देखे हैं हम रोड पे ऐसे ही पूरा चला ला रहे हैं। चलिए आइए पढ़ना पढ़ा जाए, शुरू किया जाए। आप लोग शांत मत होइए, पढ़िए। जो लोग नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़िए। समय जब निकलता है ना तो बहुत अफसोस होता है। अभी देखिए इतना मिनट, 10-15 मिनट फालतू का टाइम गया। और पढ़ते हम लोग। कितना चैप्टर नंबर है? 10 है ना? क्या पंकज जी? चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सरल आवर्त गति से पहले आपको आवर्त गति को समझना होगा, ठीक है। सरल आवर्त गति समझने से पहले आपको आवर्त गति समझना होगा, और आवर्त आसानी से समझ जाएंगे, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। और एक एक करके समझते चलेंगे। आवर्त गति, आवर्त गति को इंग्लिश में क्या कहते हैं जानते हैं आप लोग? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको?
पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आवर्त गति की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। याद रखिएगा कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग आवर्त गति। अब आवर्त गति क्या है? आवर्त गति को समझते हैं। जैसे आवर्त गति हम पहले आपको समझा देते हैं। जैसे शाम के समय में आदर्श लोग आवर्त गति को फॉलो करता है, ठीक है। आवर्त गति किसको कहते हैं? जैसे कि दिनकर गोलंबर से मछुआ टोली और मछुआ टोली से दिनकर गोलंबर, दिनकर गोलंबर से मछुआ टोली और मछुआ टोली से दिनकर गोलंबर। कहने का मतलब हुआ कि जब कोई वस्तु निश्चित पथ पर एक निश्चित समय अंतराल पर, लेकिन समय अंतराल क्या है, टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए? निश्चित। अब आदर्श चलना शुरू किया, दिनकर गोलंबर से मछुआ टोली पहुंच गया 15 मिनट में, और फिर मछुआ टोली से चलना शुरू किया और फिर पहुंच गया कहाँ? दिनकर गोलंबर 15 मिनट में। हालांकि वो टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, और उसका पाथ भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर सेम वही कॉन्सेप्ट अगर दूसरा लड़का दोहराता है, मान के चलिए मुसल्लापुर से गांधी मैदान, मुसल्लापुर हाट से गांधी मैदान, गांधी मैदान से मुसल्लापुर, और आने और जाने में भी 15 मिनट, आने में भी 15 मिनट, और उसी गति को वो बार बार दोहराता है, तो उसी को क्या कहेंगे? आवर्त गति कहेंगे। इसका मतलब आपको कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया छोड़ दीजिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु मतलब जब कोई वस्तु निश्चित पथ पर, जब कोई वस्तु निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल के साथ, निश्चित समय अंतराल पर गति को बार बार दोहराता है, कह सकते हैं ना। जब कोई वस्तु निश्चित पाथ पर निश्चित समय मतलब कि निश्चित समय अंतराल के साथ, निश्चित समय अंतराल के साथ बार बार गति को दोहराता है, उसको क्या बोलेंगे? दोहराता है, आवर्त गति कहते हैं। यहीं पे समझा देते हैं आवर्त गति फिर से, उतना अगर नहीं समझ में आया। जब कोई वस्तु निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल पर गति को बार बार दोहराता है, गति को बार बार गति दोहराता है, लिख दे बार बार लिख देते हैं, गति को बार बार दोहराता है, गति को अगर बार बार दोहराता है, उस गति को क्या कहेंगे? याद रखिएगा, उस गति को कहते हैं आवर्त गति। इसको समझिए आप लोग। जैसे हम यहाँ खड़ी हैं, ठीक है, और हमारा ये पाथ क्या है? निश्चित है। हम इसी पाथ से यहाँ आए, एकदम फिक्स टाइम लग रहा है, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ गए, और इस गति को अगर हम बार बार दोहरा रहे हैं, कैसा गति हो जाएगा? आवर्त गति हो जाएगा। कैसी गति हो जाएगी? आवर्त गति। उदाहरण के लिए आप और समझ सकते हैं, और थोड़ा इसको अगर हम साइंस की दुनिया में आपको लेके चलें तो बता सकते हैं कि जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति होती है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति करती है, तो एक निश्चित पाथ पर गति करती है। ऐसा नहीं ना है कि कल का पाथ अलग था और अगले साल का पाथ अलग होगा। तो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की गति होती है, वो कैसी गति हो जाएगी? आवर्त गति। और इसका आवर्त काल भी क्या होता है? फिक्स होता है। मतलब इसमें लगने वाला समय भी क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे हम मुसल्लापुर हाट से गांधी मैदान जा रहे थे तो 15 मिनट का दूरी लग गया, मुसल्लापुर हाट से गांधी मैदान जाने में 15 मिनट का दूरी लग गया, फिर आए, फिर 15 मिनट का दूरी लग गया। मतलब उसी गति को अगर हम बार बार दोहरा रहे हैं, मतलब वैसी गति जिसका समय भी निश्चित हो और उसके पथ भी निश्चित हो, तो उसको क्या बोलेंगे? आवर्त गति। उदाहरण के लिए डायरेक्ट उदाहरण से इसके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि अगर उदाहरण से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है कि किस प्रकार की गति? सूर्य के चारों ओर, ये तो पता होगा कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, कोई दिक्कत नहीं ना है जी। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, इसका पथ क्या होता है? इसका पथ फिक्स होता है कि नहीं होता है? इसमें कोई दिक्कत है कि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी गति करती है, वो कैसी गति हो जाएगी? आवर्त गति का उदाहरण है। किस गति का उदाहरण है? आवर्त गति का उदाहरण है। क्यों इस आवर्त गति इसको क्यों कहेंगे? क्योंकि आवर्त गति उसी को कहते हैं ना कि एक निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल के साथ वही गति को बार बार दोहराए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। और इसका टाइम इंटरवल मतलब आवर्त काल भी इसका क्या होता है? फिक्स होता है। क्योंकि इसका आवर्त काल कितने दिन का होता है? 1 साल। पूरे एक चक्कर कितने दिन में लगा देता है? आवर्त काल इसका जो होता है, आवर्त काल जो इसका होता है कितना हो जाता है? 1 साल होता है। आवर्त काल इसका कितना होता है? 1 साल। आवर्त गति हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा कि कोई भी व्यक्ति निश्चित पाथ पर एक निश्चित समय अंतराल के साथ बार बार उसी गति को दोहराता है, उसको क्या बोलते हैं? आवर्त गति कहते हैं। एक और गति आपको बता देते हैं कि जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा, आपको पता है कि चंद्रमा की गति जो होती है वो भी क्या है? आवर्ती गति का उदाहरण है। क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो है लगभग कितने दिनों में? 27.7 या 27.3 दिनों में, 27.3 दिनों में एक चक्कर पूरा कर लेती है। और वह उसी गति को क्या करती है? बार बार दोहराती है। उसी गति को क्या करती है? बार बार दोहराती है। तो उसी गति को तो क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। उसी गति को क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने से पहले एक और गति आपको बताएंगे, दोलन गति। आवर्त गति समझ में आ गया? आवर्त गति बता दीजिएगा किसको कहेंगे?
किताब की ओर आप नहीं जाइए, दोलन गति इसको कहते हैं। इसी को कंपन गति भी कहते हैं, दोलन गति भी कहते हैं और कंपन गति भी कहते हैं। अगर हम दोलन गति की बात करते हैं तो ऐसी आवर्त गति, ऐसी आवर्त गति तो क्लियर हो गया है ना, कि अपने एक निश्चित पथ पर एक निश्चित समय अंतराल के साथ अपने गति को बार बार दोहराती है। तो ऐसा आवर्त गति, आवर्त गति तो क्लियर है, अब लिख सकते हैं ना कि ऐसा आवर्त गति जिसमें वस्तु जो है एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे, एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे, ध्यान रखिएगा, और ऊपर नीचे करता है। 9 वाला झूला देखें आप लोग, 9 वाला झूला वो क्या करता है जी, आगे पीछे आगे पीछे। वो कैसा गति होगा, दोलनी गति। पेंडुलम की गति देखें, पेंडुलम की गति कैसी गति हो जाएगी, दोलनी गति। अभी बताएंगे, अभी चर्चा करेंगे वो कैसी गति हो जाएगी, दोलनी गति। सिलाई मशीन का गति देखे हैं, सिलाई मशीन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो आवर्त गति और दोलनी गति में क्या अंतर है, ये भी जानना जरूरी है कि आवर्त गति और दोलनी गति में क्या है। अगर गति एक निश्चित पथ पर एक निश्चित समय अंतराल के साथ हो रहा है तो आवर्त गति है, लेकिन अगर वही गति आगे पीछे या ऊपर नीचे की ओर हो रहा है तो उस गति को हम लोग दोलनी गति कहते हैं। उस गति को क्या कहते हैं, दोलनी गति। और एक बात याद रखिएगा कि जितने भी दोलन गति हैं सभी दोलन गति आवर्त गति होंगे कि नहीं होंगे, सभी दोलन गति आवर्त गति होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, लेकिन सभी आवर्त गति दोलन गति नहीं होगा। क्योंकि दोलन गति के लिए क्या शर्त है कि ऊपर नीचे होना चाहिए और आगे पीछे होना चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए और आगे पीछे होना चाहिए। लेकिन आवर्त गति के लिए ऐसा कोई शर्त है कि ऊपर नीचे आगे पीछे होना चाहिए, नहीं है। आवर्त गति के लिए क्या शर्त है कि एक निश्चित पथ पर एक निश्चित समय अंतराल के साथ अपने गति को बार बार दोहराती है, उसी गति को आवर्त गति कहते हैं। लेकिन दोलन गति के लिए शर्त है, दोलन गति के लिए क्या शर्त है कि ऊपर नीचे या आगे पीछे। अगर ऊपर नीचे और आगे पीछे गति करे उसको क्या बोलेंगे, दोलन गति कहेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है? सिलाई मशीन की गति कैसी गति हो जाएगी, दोलनी गति। पेंडुलम की गति कैसी गति हो जाएगी, नाव के झूलों की गति कैसी हो जाएगी, दोलनी गति। और सभी दोलनी गति आवर्त गति होंगे कि नहीं होंगे, सभी दोलनी गति आवर्त गति होंगे, क्योंकि वह एक निश्चित पाथ पर, एक निश्चित पाथ पर अप एंड डाउन कर रहा है। इसका मतलब है अनिश्चित समय अंतराल के साथ, इसका मतलब है कि सभी दोलन गति क्या हो जाएगा, आवर्त। लेकिन सभी आवर्त गति दोलन गति होगा, नहीं होगा, सभी आवर्त गति दोलन गति नहीं होगा। इसको भी लिख ही देते हैं, इतना समझ गए ना। अंशु कुमारी गुड मॉर्निंग, हाँ जी गुड मॉर्निंग। चलिए आते हैं दोलन गति को। सभी दोलन गति, पहले इसको लिख देते हैं कि दोलन गति किसको कहते हैं। ऐसी आवर्त गति जिसमें, ऐसी आवर्त गति जिसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु से, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं आगे पीछे, आगे पीछे की गति। और दूसरा क्या है, ऊपर नीचे की गति। दूसरा क्या है, ऊपर नीचे की गति। एक ऐसी गति हो जाएगी, याद रखिएगा, दोलनी गति का उदाहरण हो जाएगा। क्या होगा, जब दोलनी गति है तो बिल्कुल इसका टाइम फिक्स, क्योंकि हर एक दोलनी गति आवर्त गति है, हर एक दोलनी गति। अब एक चीज बताइए, टाइम फिक्स कैसे नहीं होगा, ऐसे ऐसे करने से नहीं फिक्स होगा। अब ये पेंडुलम है, अब ये इसको माध्य बिंदु कहते हैं। अब यहां से इधर गया, फिर ये अपने माध्य बिंदु पे आएगा, उसको समझाएंगे और बेहतर तरीके से, और फिर इधर जाएगा। तो उसका प्रत्येक जितना, मतलब जितना बार भी दोलन करेगा हर बार उसका टाइम अलग अलग होगा, हर बार उसका टाइम अलग अलग नहीं होगा। जैसे एक मिनट 9 वाले केस में भी आते हैं। 9 वाले केस में भी अगर दोलन करेगा तो हर एक बार उसका टाइम तेज या धीरे हो सकता है, लेकिन उसका टाइम इंटरवल तो उतना ही होगा, टाइम इंटरवल उसका उतना ही होगा। अगर हम बात करते हैं, हाँ एक और चीज समझा देते हैं, दोलनी गति में एक और चीज समझते हैं। जितने भी दोलनी गति हैं वो आवर्त गति हैं, जितने भी दोलनी गति क्या है, आवर्त गति। तो इसका मतलब है कि हर एक आवर्त गति दोलनी गति होगा, हर एक आवर्त गति दोलनी गति नहीं होगा। लेकिन कुछ मामले में जो होता है दोलनी गति में समय फिक्स नहीं होता, वो अपवाद में है, और वो हम लोग को पढ़ना नहीं है, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। तो जितना भी दोलन, अभी उसको लिखने ही वाले हैं कि जितने भी दोलन गति हैं वो कैसे गति हैं, आवर्त गति हैं। तो जब आवर्त गति है, जितना भी सभी दोलन गति, इसको समझिए कि सभी दोलन गति, सभी दोलन गति आवर्त गति है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप कि सभी दोलन गति आवर्त गति है, तो आवर्त गति में तो टाइम इंटरवल फिक्स है ना जी, तो दोलन गति में भी टाइम इंटरवल तो फिक्स होगा। लेकिन सभी आवर्त गति दोलन गति नहीं है। सभी आवर्त गति, याद रखिएगा कि सभी आवर्त गति, बता सकते सभी दोलन गति क्या है, सभी दोलन गति आवर्त गति है, लेकिन सभी आवर्त गति दोलन गति नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा दोलन गति, इसको समझ गए ना, दोलन गति नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आवर्त गति में ऐसा कोई फिक्स है कि ऊपर नीचे या आगे पीछे होना चाहिए। आवर्त गति में केवल एक ही चीज फिक्स है कि उसका पाथ क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, उसका समय अंतराल भी क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। एक उदाहरण के लिए एक चीज और आपको सिखाते हैं कि अगर हम यहां से चलना शुरू किए और यहां से चलते चलते हम राजेंद्र नगर पुल पार कर गए और उसी गति को हम बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन उसमें लगने वाला समय कभी 8 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 12 मिनट लग जा रहा है, तो क्या वैसे गति को आवर्त गति कहेंगे? वैसे गति को आवर्त गति नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें टाइम इंटरवल जो लगने वाला समय है वो फिक्स नहीं है। क्योंकि आवर्त गति के लिए यह जरूरी है कि उसमें लगने वाला समय क्या हो, फिक्स हो। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आवर्त गति कहेंगे। लेकिन अगर हम दोलनी गति की बात करते हैं तो जितने भी दोलनी गति हैं क्या है, जितने भी दोलन गति आवर्त गति हैं। लेकिन आवर्त याद रखेगा कि दोलनी गति के लिए शर्त है कि वैसा गति जो आगे या पीछे हो या ऊपर या नीचे, उसी को क्या बोलेंगे, दोलनी गति कहेंगे। यहां तक कोई समस्या है? यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, दोलनी गति तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां तक हम आपको लेके चलते हैं, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन पर लेके चलते हैं, सरल आवर्त गति की ओर लेके चलते हैं। चलिए आ जाइए सरल आवर्त गति की ओर। सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति किसको कहते हैं? हम एक लाइन में इसको समझा देंगे, आप समझ भी जाइएगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आवर्त गति समझ में आ गया, पीरियोडिक मोशन समझ में आ गया, दोलन गति आप लोगों को समझ में आ गया कि दोलन गति किसको कहेंगे। दोलन गति का मतलब क्या होगा कि ऊपर या नीचे गति करने वाले को क्या कहेंगे, दोलन गति कहेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा अब आते हैं सरल आवर्त गति पे, आपको लेके चलते हैं। और सरल आवर्त गति किसको कहेंगे समझिए, वैसी गति, वैसी गति जहां त्वरण जो हो विस्थापन के क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। वैसी गति, इसको भी एकदम समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। वैसी गति जहां त्वरण जो हो विस्थापन के क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। लेकिन विस्थापन की जो दिशा होती है वो त्वरण के क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। इसको समझते हैं। हम एक पेंडुलम ले लिए, इसको हम क्या बोलते हैं जी, माध्य स्थिति बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, अंत स्थिति बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, अंत स्थिति बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? अगर हम माध्य स्थिति की बात करते हैं और अंत स्थिति के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, और जो दूरी तय किया होगा इसी को हम क्या कह सकते हैं, विस्थापन कह सकते हैं। इसी को हम क्या कह सकते हैं, विस्थापन कह सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम क्या बोले कि वैसी गति जहां त्वरण जो हो विस्थापन के क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। यही ना बोले जी कि वैसी गति जहां त्वरण विस्थापन के क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अलग, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ जो त्वरण, तो त्वरण किसको कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। विस्थापन किस दिशा में हो रहा है, विस्थापन जो हो रहा है, अगर हम मान लेते हैं कि इसको विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, तो त्वरण क्या इसी दिशा में लग रहा होगा। त्वरण जब आप इसको और समझाने के लिए देखिए, इसको लेते हैं हम, उस दिन भी इसको लेकर समझाए थे, आएंगे आएंगे उस पर भी आएंगे। वैसी गति जहां त्वरण विस्थापन के समानुपाती हो, लेकिन विस्थापन की, इसको एकदम बढ़िया से समझाएंगे, टेंशन लेने का आपको आवश्यकता ही नहीं है, एकदम आसानी से समझ जाइएगा। कोई चीज है नहीं जी, हाँ। एक सरल पेंडुलम का जरूरत था यहाँ पे। चलिए इसको समझाने से पहले आपको समझाते हैं। इसको बोलते हैं निलंबन बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, निलंबन या सस्पेंडिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं निलंबन बिंदु बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, अंत बिंदु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, माध्य बिंदु बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, अंत बिंदु बोलते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको मान लीजिए, इसको O मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं और इसको Q मान लेते हैं, तो ये जो विस्थापन होगा ये क्या हो जाएगा, तो विस्थापन यहाँ पे जो होगा, यहाँ लिख सकते हैं, इसको O माने हैं, इसको P माने हैं, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, OP। यहाँ विस्थापन क्या हो जाएगा, यहाँ विस्थापन जो हो जाएगा OQ हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा, OQ। हम क्या बोले हैं कि सरल आवर्त गति में जो विस्थापन, मतलब जो त्वरण होगा विस्थापन के क्या हो जाएगा, समानुपाती होगा। मतलब जिस तरह के त्वरण लगाएंगे उधर ही क्या होगा, विस्थापन होगा। आप बताइएगा कि वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। अभी ये देखिए कि ये जो लोलक है, या इसी को हम पेंडुलम मान लेते हैं, तो ये अपने समान अवस्था में है, ये अपने समान अवस्था में है ना जी, यहाँ माध्य स्थिति में है। अब माध्य स्थिति से इसको अपनी ओर ले जाते हैं, तो यहाँ वेग में परिवर्तन हुआ। अगर इसको इस ओर ले जाते हैं तो इसके वेग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और हम क्या बोले कि वैसी गति जिसके त्वरण विस्थापन के क्या हो, समानुपाती हो। तो जिधर त्वरण जा रहा है उधर ही विस्थापन हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
अगर यहां माध्य स्थिति में है, अगर इस ओर वस्तु को हम विस्थापित करते हैं, इस ओर अगर हम वस्तु को विस्थापित करते हैं तो त्वरण इस दिशा में हो रहा है और विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है। तो वही ना कह रहे हैं कि त्वरण जो हो विस्थापन के क्या हो, समानुपाती हो। त्वरण जो हो विस्थापन के क्या हो, जितना त्वरण लगेगा उतना ही क्या होगा, मतलब जितना वेग में परिवर्तन होगा उतना ही इसका क्या होगा, विस्थापन होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, कि जितना त्वरण होगा उतना ही क्या हो जाएगा, वैसी गति जहां त्वरण विस्थापन के, लेकिन विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के विपरीत हो, लेकिन विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के क्या हो, विपरीत हो। अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप तो देखें कि इधर त्वरण लगाए, लेकिन अब इधर वस्तु विस्थापित हुआ, अब यहां से हम इसको छोड़ेंगे, वस्तु किस ओर विस्थापित हो रहा है, वस्तु अपने दूसरे स्थिति की ओर विस्थापित हो रहा है, मतलब दूसरे स्थिति की ओर जा रहा है। हम त्वरण की दिशा किस ओर लगा रहे हैं, त्वरण हम इस स्थिति की ओर लगा रहे हैं। अगर पेंडुलम में त्वरण हम इस स्थिति में लगा रहे हैं, इसको एकदम आराम से प्रैक्टिकल करके समझ सकते हैं। वेग में परिवर्तन को दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। हम वेग में त्वरण किस ओर लगा रहे हैं, इस ओर। विस्थापन क्या हो रहा है, तो त्वरण जो है विस्थापन के क्या है, समानुपाती है, लेकिन इसका दिशा क्या है, देखिएगा इसका दिशा खुद आपको दिख जाएगा कि दिशा क्या है, इसका विपरीत है। याद रखिएगा कि इसका दिशा जो होता है क्या होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है इसके विपरीत होता है, मतलब त्वरण के क्या होता है, विपरीत होता है या उल्टा होता है। इसका दिशा क्या होता है, इसके विपरीत होता है। त्वरण अगर हम इस दिशा में लगाएंगे तो विस्थापित किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, लेकिन त्वरण विस्थापन के क्या होगा, समानुपाती होगा, लेकिन उसका दिशा क्या होगा, उल्टा होगा। यहां तक कोई दिक्कत है, याद रखिएगा। लेकिन विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के क्या होगा, विपरीत होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है कि त्वरण इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल, तो कह सकते हैं ना कि वैसी गति जिसमें त्वरण विस्थापन के समानुपाती हो, लेकिन त्वरण की दिशा, याद रखिएगा, त्वरण की दिशा विस्थापन की दिशा के विपरीत हो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को सरल आवर्त गति कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है सरल आवर्त गति तक? अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब आते हैं आयाम। आयाम 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 कुछ नहीं है। आयाम देखिए, इसी को आयाम कहते हैं, एक मिनट में समझ जाइएगा। यहाँ इसको क्या बोलेंगे, विस्थापन। यहाँ क्या बोलेंगे, विस्थापन। अब देखिएगा, वस्तु विस्थापित हो रहा है, एक निश्चित समय में जाके इसके महत्तम विस्थापन को क्या कहेंगे, आयाम। तो इसका महत्तम विस्थापन इस वस्तु का कहाँ है, अगर हम इस वस्तु के महत्तम विस्थापन की बात करते हैं तो यही नहीं जिसका महत्तम विस्थापन। तो याद रखिएगा कि आयाम क्या है, तो महत्तम विस्थापन को ही क्या कहते हैं। अब विस्थापन किसको कहते हैं, आप लोग समझते हैं ना, दूरी है। विस्थापन क्या है जी, एक प्रकार का। महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं जी, आयाम कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत है कि महत्तम विस्थापन को ही क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। जो वस्तु जितना महत्तम विस्थापित हुआ उसका क्या हो गया, वो आयाम हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, आयाम समझ में आ जाएगा ना। अब एक चीज आता है आवृत्ति, जिसको आप बोलते हैं आवृत्ति। याद रखिएगा, आवृत्ति भी समझा देते हैं। आवृत्ति समझते हैं। अब जैसे एक सेकंड में होने वाले कंपन, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ बीच में मध्य स्थिति में है। अब एक सेकंड में जितना कंपन या दोलन करेगा इसी को क्या कहेंगे, आवृत्ति करेंगे। मतलब अगर ये एक सेकंड में 20 बार दोलन करेगा, या इसका क्या हो गया, आवृत्ति हो गया। और आवृत्ति को हम किस में मापते हैं, हर्ट्ज में, क्योंकि इसमें हर्ट्ज के समान के लिए आवृत्ति को हम लोग किस में मापते हैं, हर्ट्ज में। याद रखिएगा, एक सेकंड में जितना कंपन या दोलन करेगा उसी को क्या कहेंगे, आवृत्ति। महत्तम विस्थापन को क्या कहेंगे, आयाम। ध्यान रखिएगा, महत्तम विस्थापन को क्या कहेंगे, आयाम। तो एक सेकंड में होने वाले कंपन या दोलन की संख्या को क्या कहते हैं, याद रखिएगा कि एक सेकंड में, एक सेकंड में कंपन या दोलन, कंपन या दोलन की संख्या को क्या कहते हैं, एक सेकंड में कंपन या दोलन की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति को किस में मापते हैं दोस्तों, तो आवृत्ति को हम लोग मापते हैं हर्ट्ज में मापते हैं। किस में मापते हैं, हर्ट्ज में। मान के चलिए कि अगर ये एक सेकंड में 20 बार कंपन या दोलन किया, एक सेकंड में 20, तो इसकी आवृत्ति कितनी हो गई, 20 हो गई। इसकी आवृत्ति कितनी हो गई, 20 हर्ट्ज। आयाम किसको कहेंगे, समझ में आ गया ना। अब आवर्तकाल की ओर चलते हैं, आपको लेके आवर्तकाल, टाइम पीरियड जिसको कहते हैं। अगर हम आवर्तकाल की बात करते हैं तो याद रखिएगा, आवर्तकाल एक दोलन या कंपन में लगा समय, एक दोलन या कंपन में लगा समय। अब एक बार, एक सेकंड में जितना बार कंपन या दोलन किया उसको क्या कहे, एक सेकंड में जितना बार वो कंपन या दोलन किया उसको क्या कहे, आवृत्ति। और एक बार दोलन करने में, जिसको अगर एक बार इसको यहां से यहां आने में जितना समय लगा उसी को क्या बोलेंगे, उसका आवर्तकाल। एक बार यहां से यहां आने में, पूरा गति को समझिए, एक बार
अपने मध्य स्थिति से कहाँ गया, अंत स्थिति, फिर अंत स्थिति से कहाँ आ जाएगा, माध्य स्थिति, और माध्य कहाँ जाएगा, दूसरे अंत स्थिति में, और फिर अपने बीच में माध्य स्थिति आने में जितना उसको समय लगा उसी को क्या बोलेंगे, उसको आवर्तकाल। इसको समझिएगा, अभी बिल्कुल ये माध्य स्थिति में है, माध्य स्थिति से विस्थापित किए, इसका विस्थापन 1 हो गया, फिर ये अपने कहाँ जाएगा, माध्य स्थिति में। जैसे देखिए वस्तु को विस्थापित किए, फिर इधर गया, फिर इधर आया, तो एक बार यहां से जैसे एक फ्रेश फिगर बताते हैं आपको, ये माध्य स्थिति है, ये वस्तु विस्थापित हो गया, इधर भी वस्तु विस्थापित हो गया। अगर जो है एक बार यहां से वस्तु यहां गया होगा, फिर वस्तु यहां से यहां आया होगा, जरूर आया होगा, फिर वस्तु यहां से यहां आया होगा, और फिर वस्तु यहां से यहां आएगा, मतलब एक बार जो है आवर्तकाल किसको कहेंगे, तो एक कंपन में लग या एक दोलन में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल। और आवृत्ति किसको कहते हैं, 1 सेकंड में जितनी बार वो दोलन करता है उसको आवृत्ति कहते हैं। मतलब ये माध्य स्थिति से वस्तु दोलन करना शुरू किया तो पुनः अपनी माध्य स्थिति में आया, और माध्य स्थिति से फिर पूरा कहां जाएगा, अंत स्थिति में जाएगा, और फिर पुनः कहां के रुक जाएगा, अपनी माध्य स्थिति में। एक बार इधर गया, फिर यहां आया, फिर इधर गया, फिर यहां के रुक गया, इसी को क्या कहेंगे, आवर्तकाल। इसी को क्या कहेंगे, आवर्तकाल। इसी को क्या कहेंगे, एक दोलन। मतलब एक दोलन पूरा करने में उसको जितना समय लगा, एक दोलन पूरा करने में उसको जितना समय लगा, उसी को क्या कहेंगे, आवर्तकाल। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पेंडुलम की गति को देखते हैं। घड़ी में जो पेंडुलम लगा हुआ होता है, एक बार इधर जाता है, फिर एक बार बीच में आता है, और फिर एक बार अपने अंत स्थिति में जाता है। जैसे अगर हम इसको और समझाना चाहें आवर्तकाल, हमको लगता है समझ गए होंगे। इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। अब ये माध्य स्थिति है, यहां तो क्लियर है कि इसको माध्य स्थिति कहते हैं। अब माध्य स्थिति से कहां गया, बी पे गया, फिर यह बी से पुनः वापस कहां आएगा, अपने माध्य स्थिति पे आएगा, और फिर ए से कहां आएगा, सी पे आएगा, और ये फिर सी से पुनः वापस कहां आएगा, ए। मतलब एक बार ए से बी पे गया, फिर बी से कहां जाएगा, ए पे, फिर ए से कहां आएगा, सी पे, और फिर पुनः आके रुक जाएगा कहां, ए पे। इससे अच्छा से थोड़ी समझ पाइएगा। देखिए यहां आया वस्तु, फिर यहाँ बीच से गुजर के कहा जाएगा, अपने अंत स्थिति में, फिर वापस आके जो बीच में रुक जाएगा, इसी को क्या कहेंगे, आवर्तकाल। इसी को क्या कहेंगे, आवर्तकाल, या इसी को क्या कहेंगे, एक दोलन। तो एक दोलन में जितना उसको समय लगेगा, या एक कंपन में जितना उसको समय लगेगा, उसी को क्या बोलेंगे, आवर्तकाल। याद रखिएगा, एक दोलन या एक कंपन में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है, टाइम पीरियड या आवर्तकाल कहा जाता है, आवर्तकाल कहा जाता है। ये आप 3 बात समझ में आ गया आपको। महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं, आयाम। 1 सेकंड में जितना बार दोलन किया उसको क्या बोलेंगे, आवृत्ति। 1 सेकंड में जितना बार दोलन किया उसको क्या कहेंगे, आवृत्ति। और एक दोलन करने में जितना समय लगा उसको क्या बोलेंगे, आवर्तकाल। यहां तक कोई दिक्कत है? आवर्तकाल, आवृत्ति, आयाम में कोई समस्या है? हमको नहीं लगता है कि यहां तक कोई समस्या होना चाहिए। अब जरा आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध को आपको सिखा देते हैं कि आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध है। आवृत्ति एवं आवर्तकाल में संबंध, आवृत्ति आवर्तकाल में संबंध को देखते हैं। अब बताइए कि आवृत्ति किसको कहते हैं। तो यहां तक तो क्लियर है कि एक दोलन या एक कंपन में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है। पहले लिख लेते हैं आवर्तकाल किसको कहते हैं। तो एक दोलन या एक कंपन में लगा समय को क्या कहते हैं दोस्तों, एक दोलन या एक कंपन में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं। और आवर्तकाल को किससे सूचित करते हैं दोस्त, तो आवर्तकाल को हम लोग टी से सूचित करते हैं। आवर्तकाल को किससे सूचित करते हैं, टी। और आवर्तकाल क्या है, लगने वाला समय है। आवर्तकाल क्या है, आवर्तकाल क्या है, समय है। आवर्तकाल क्या है जी, तो समय है। अब देखिए इसको समय कैसे है, इसको और समझ लीजिए कि जैसे यहां से आवर्तकाल क्या बोले कि एक दोलन पूरा करने में, तो इस समय ये ना लग रहा है, तो आवर्तकाल क्या है, तो समय है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा कि अगर हम इसका एसआई मात्रक की बात करते हैं तो इसका एसआई मात्रक, समय का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक हो जाएगा सेकेंड। एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि अगर मान के चलिए टी ले लेते, इसके जगह पे क्या लेते हैं, टी। तो टी सेकंड में कितना बार कंपन करेगा, तो टी सेकंड में कंपन करेगा एक कंपन। टी सेकंड में कितना कंपन करेगा, एक कंपन। आवर्तकाल किसको कहते हैं, तो एक कंपन करने में जितना समय लगेगा उसी को ना आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल को क्या मान लिए, टी। तो टी सेकंड में कितना कंपन करेगा, एक कंपन करेगा। टी सेकंड में कितना कंपन करेगा, एक कंपन। मतलब एक कंपन उसको करने में कितना समय लग गया, एक कंपन या एक दोलन पूरा करने में। अगर इसको हम इक्वल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/t।
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं जी? इसको 1/t लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर एक कंपन या एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगा तो 1/t लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो 1/t, अगर 1/t को और ये करेंगे तो 1/t इसके बराबर क्या आ जाएगा? तो अगर हम आवृत्ति की बात करते हैं तो आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा? 1/t हो जाएगा। आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा? 1/t। आवृत्ति किसको कहते हैं, समझ में आ गया? आवृत्ति किसको कहते हैं? अच्छा, एक दोलन में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं, और एक सेकंड में जितना बार वो दोलन किया उसी को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। तो वही ना है, एक सेकंड में कितना बार दोलन किया उसी को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। और एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगा उसको क्या बोलेंगे? आवर्तकाल। महत्तम विस्थापन को क्या कहेंगे? आयाम। सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको कहेंगे? समझ में आया? कि वैसी गति जहां त्वरण और विस्थापन क्या हो? समानुपाती हो। जितना त्वरण होगा उतना ही क्या होगा? विस्थापन होगा, लेकिन दोनों का दिशा विपरीत हो। आपको आवर्ती गति समझ में आया? वैसी गति या वैसी गति जो अपने पाथ को एक निश्चित समय के साथ बार बार उसको दोहराता है उसको क्या बोलते हैं? आवर्ती गति। दोलनी गति, ऊपर या नीचे की गति या आगे या पीछे की गति, कैसी गति होती है? दोलनी गति। और उसमें टाइम इंटरवल क्या होगा? फिक्स होगा। यहां तक कोई दिक्कत है? आवर्ती गति, दोलनी गति, आयाम, इसे समझ चुके हैं ना? आवृत्ति समझ चुके हैं ना? आवर्तकाल। बताइए आवृत्ति किसको कहते हैं? एक सेकंड में किए गए कुल दोलन को क्या कहते हैं? आवृत्ति। एक दोलन करने में जो समय लगेगा उसको आवर्तकाल। क्लियर है? अच्छा बताइए आवर्ती गति किसको कहेंगे? वैसी गति जो एक निश्चित पाथ पर एक निश्चित समय के साथ बार बार दोहराता हो उसको आवर्ती गति कहते हैं। अब बताइए सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्ती गति किसको कहते हैं? वैसी गति जिसमें त्वरण और विस्थापन क्या हो? समानुपाती हो, और त्वरण और विस्थापन की दिशा कैसी हो? विपरीत हो। उसी गति को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। दोलनी गति, ऊपर या नीचे की गति, आगे या पीछे की गति को क्या कहते हैं? दोलनी गति। इतना ही तो इसमें टर्म समझना था, बाकी इसमें उदाहरण से क्वेश्चन पूछता है उसको भी समझा देंगे। यहां तक कोई दिक्कत अगर है तो बताइए। यहाँ तक अगर कोई समस्या है आप लोग को तो बता सकते हैं। यहाँ तक हमको नहीं लगता कि कोई समस्या होना चाहिए। कोई दिक्कत हो तो बताइए। उसके बाद आपको सिंपल पेंडुलम पे लेके चलेंगे। हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होना चाहिए। नहीं दिक्कत है तो आते हैं। आपको दिक्कत क्या होगा जी? इतना अच्छा से समझाने के बाद भी दिक्कत अगर हो तो क्या कहना है? चलिए आइए आपको लेके चलते हैं किताब पे। किताब में अब बचेगा क्या? आसानी से आप समझ जाइएगा। जो लोग लाइव नहीं जुड़े हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आप लोग लाइव देखने का अलग ही मजा है। आइए, सरल आवर्त गति। अब बताइए तो पीरियोडिक मोशन के पहले आप बता दीजिएगा। एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है, इस गति को क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। नहीं समझ गए? पीरियोडिक मोशन क्लियर हो गया ना? मुसल्लापुर, दिनकर, गोलंबर, मोछोटोली सब समझ गए ना आप लोग? लेकिन उसमें समय क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। समय क्या होना चाहिए आदर्श? फिक्स होना चाहिए। अगर रास्ता में तुम 2 मिनट ज्यादा लगा दिया तो तुम्हारा आवर्त गति खत्म। वो गति को आवर्त गति नहीं कहेंगे। दोलन गति इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरेटरी मोशन बोलते हैं। इसी को कंपन गति भी कहते हैं। किसी पिंड की साम स्थिति की इधर उधर गति तो दोलन गति मतलब कि इधर उधर कहने का मतलब ऊपर नीचे या आगे पीछे की गति को क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। एक दोलन या एक कंपन, एक दोलन पूरा मतलब दोलन करने वाले कण का अपनी साम स्थिति के एक ओर जाना। दोलन ने बताया था ना कि एक दोलन किसको कहते हैं? अब एक साम स्थिति की ओर अपनी ओर जाना, फिर बीच में आना, फिर इस ओर जाना। वही कह रहा है कि दोलन करने वाले कण का अपनी साम स्थिति की ओर जाना, फिर साम स्थिति में आकर दूसरी ओर जाना, और पुनः साम स्थिति में वापस लौट जाना। जैसे हमको आप पेंडुलम मान लीजिए, ठीक है? हम क्या है? पेंडुलम है। हम यहां से आ गए, यहाँ ये मेरा हो गया विस्थापन, फिर हम आ गए बीच में हम क्या है? पेंडुलम है। और फिर बीच से हम इस स्थिति में आ गए, एक विस्थापन इधर हो गया, और फिर बीच से इधर से आकर हम इधर रुक गए। इसका मतलब हमारा एक दोलन पूरा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? कि एक दोलन या एक कंपन पूरा हो गया। वही कह रहा है कि साम ओर जाना पुनः साम स्थिति में वापस लौटना एक दोलन या एक कंपन कहलाता है। समझ में आ गया ना? और एक दोलन या एक कंपन में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। और एक सेकंड में जितना बार दोलन कहेगा उसको क्या कहेंगे? उसकी आवृत्ति कहेंगे। और महत्तम विस्थापन को क्या कहेंगे? आयाम। वाह कितना तेज है आप लोग। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहेंगे? आवर्तकाल। याद रखिएगा, अगर कोई वस्तु याद रखिएगा, एक दोलन पूरा करने में जो समय लगेगा उसको आवर्तकाल, और एक सेकंड में जो पूरा करेगा उसको क्या बोलेंगे? आवृत्ति। आवृत्ति का सही मात्रा क्या है? हर्ट्ज। बचा क्या इसमें है? आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध आपको पहले बता चुके हैं कि आवृत्ति 1 क्या हो जाएगा? टी। आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा? 1/t। आवृत्ति समझ गए ना कि एक सेकंड में आवृत्ति समझ गए ना कि एक सेकंड में जितना बार दोलन करेगा उसी को उसकी क्या कहेंगे? आवृत्ति। एक सेकंड में अगर वस्तु 20 बार दोलन कर रहा है तो उसकी आवृत्ति कितनी हो गई? 20 हर्ट्ज। क्योंकि आवृत्ति को किस में मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। चलिए आते हैं सरल आवर्त गति। एक बार सिंपल हार्मोनिक मोशन की ओर देखते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस सब 10 लाइन का क्वेश्चन एक लाइन में याद करवाएंगे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सरल आवर्त गति इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन
वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति के इधर उधर इस प्रकार की गति करे कि वस्तु का त्वरण का मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन का क्या हो, इतना बोलने का जरूरत ही नहीं है। वैसी गति जिसमें वस्तु का विस्थापन त्वरण का क्या हो, समानुपाती हो, लेकिन उसकी दिशा क्या हो, विपरीत हो। याद रखिएगा, वही कह रहा है कि वस्तु के विस्थापन के समानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो, मतलब उसकी दिशा क्या हो रही है, विपरीत हो, तो उसकी गति को क्या कहेंगे, सरल आवर्त गति कहेंगे। सरल आवर्त गति की विशेषता, एकदम 1 मिनट चुटकी बजाइए, काम खत्म हो जाइए जल्दी से। सही में बजा रहा है जी तुम लोग। चलिए, कंचप्पड़ झाड़ देंगे आके नीचे। एक बार बजाने बोले थे कि 3 बार? इतना लाइन पढ़ने का जरूरत पड़ेगा जी, जब हम हैं तो इतना लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन वाले लोगों का सबका ठीक चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है जी? इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त, मध्य स्थिति कह सकते हैं इसको, इसको अंत स्थिति कह सकते हैं, अंत स्थिति कह सकते हैं। चलिए आइए आगे आते हैं, देखते हैं। यहाँ लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, मध्य इसको लिखते हैं, इसको अंत लिखते हैं। अब मध्य स्थिति पे जो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो उसका क्या क्या जीरो हो जाएगा। अब मध्य में है तो यहाँ बताओ तुम, यहाँ देखो समझने वाला बात है दोस्त, यहाँ है तो इस पे हम कोई बल लगा रहे हैं क्या, यहाँ कोई बल लग रहा है? अगर ये वस्तु मध्य स्थिति में तो कोई बल लगा रहे हैं क्या, बल यहाँ कोई लग रहा है? कोई तुम लोग बल लगाएगा यहाँ बीच में, और बल लगा देते हैं तुम लोग को, यहाँ बल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ बल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ जब मध्यमान स्थिति में है तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, जीरो। अच्छा, यहाँ पे कोई त्वरण लग रहा है क्या, यहाँ क्या है, त्वरण लग रहा है, तो यहाँ भी त्वरण भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब वस्तु मध्यमान स्थिति में होता है तो बल, स्थितिज ऊर्जा क्या हुआ जी, किसको दिक्कत हो रहा है, बल, स्थितिज ऊर्जा, याद रखिएगा। और एक चीज क्या बोले, त्वरण, और इस सभी का मान क्या हो जाएगा दोस्त, इस सभी यहाँ पे जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। इसको समझने वाला बात है। अब यहाँ पे किसका किसका वेग महत्तम हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ गतिज ऊर्जा का वेग महत्तम हो जाएगा। किसका वेग महत्तम हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, याद रखिएगा। तो यहाँ गतिज ऊर्जा का जो वेग हो जाएगा क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि गतिज ऊर्जा और वेग क्या होगा, महत्तम होगा। अब यहाँ गतिज ऊर्जा और वेग महत्तम कैसे होगा, इसको हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम है ना समझाने के लिए, कैसे कैसे तो समझा देंगे, खाली रिवीजन नहीं करना है। अगर वस्तु अपने मध्य स्थिति में है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ गतिज ऊर्जा महत्तम नहीं होगा, अगर हम इधर से गए और यहाँ गतिज ऊर्जा महत्तम नहीं होगा, तब वस्तु दूसरे स्थिति में विस्थापित नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे गतिज ऊर्जा और वेग इसका महत्तम होना अनिवार्य है, क्योंकि पेंडुलम का क्या है, पेंडुलम की गति जो है बार बार अपने गति को क्या करती है, दोहराती है। तो अगर गतिज ऊर्जा इसके बीच में महत्तम नहीं होगा और वेग महत्तम नहीं होगा, तब तक ये दूसरी ओर वस्तु विस्थापित नहीं होगी। अगर यहाँ गतिज ऊर्जा मान के चले किस ओर विस्थापित हुआ और यहाँ आके इसका गतिज ऊर्जा जीरो हो जाता, यहाँ आकर यहाँ गतिज ऊर्जा जीरो हो जाता, तो क्या यह वस्तु दूसरे ओर विस्थापित हो पाती? और जब दूसरे ओर विस्थापित नहीं हो पाती तो ऐसे गति को क्या हम सरल आवर्त गति कह पाते? नहीं कह पाते। मतलब सरल आवर्त गति कहने के लिए क्या है कि उसको पेंडुलम की गति से गुजरना होगा, और पेंडुलम की गति का मतलब क्या है कि इधर उधर की गति होना चाहिए, या फिर इधर उधर की गति या ऊपर नीचे की गति होनी चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर आप जो वेग है और गतिज ऊर्जा क्या होगा, महत्तम होगा, तभी ये वस्तु दूसरी ओर विस्थापित होगी। इसलिए मध्य स्थिति में बल, स्थितिज ऊर्जा, त्वरण क्या होता है, जीरो होता है, और वेग और गतिज ऊर्जा, वेग और गतिज ऊर्जा क्या होता है, तो महत्तम होता है। वेग और गतिज ऊर्जा क्या होता है, महत्तम होता है। समझ में आ गया? यहां तक हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होना चाहिए। अब चर्चा करते हैं कि अगर वस्तु अंत स्थिति में जा, माउस ठीक रहेगा ना, खराब नहीं ना हो जाएगा। अगर यहां जाता है अंत स्थिति में, अब अंत स्थिति में जब देखिए यहां अंत स्थिति में चला जाएगा वस्तु, यहां अंत स्थिति, यहां पे हम कोई बल लगा रहे हैं क्या, यहाँ पे हम वस्तु पे कोई बल लगा रहे हैं? याद रखिएगा, अगर हम अंत स्थिति में चला जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो अंत स्थिति में जाएगा तो हम वस्तु पर कोई ना कोई बल लगाएंगे, और जब बल लगाएंगे तभी तो ये वस्तु वापस की ओर लौट के आएगा। तो यहाँ पे बल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यहाँ स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और यहाँ पे त्वरण भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि अगर त्वरण मैक्सिमम नहीं होगा तब ये दूसरी ओर वस्तु लौट कर नहीं आएगी। इसलिए याद रखिएगा, यहाँ त्वरण भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ये तीनों यहाँ क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। तीनों क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। याद क्या रखना है उस पर भी चर्चा करेंगे।
अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि जीरो क्या हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा और वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ के बाद ये गति करेगा, नहीं करेगा, फिर इसी गति को बार बार क्या करेगा, दोहराएगा। और यहाँ पे जब वेग जीरो नहीं होगा तो ये वापस लौटेगा ही नहीं। अगर मान के चलिए कि यहाँ के गया वस्तु और यहाँ के बाद और इसमें हम वेग लगाएंगे तो क्या यह वस्तु पुनः वापस लौट के आएगी, लौट कर नहीं आएगी, बल्कि अंत स्थिति पे जाने के बाद उस वस्तु का वेग, याद रखिएगा, उस वस्तु का वेग और गतिज ऊर्जा क्या हो जाना चाहिए, वेग और गतिज ऊर्जा क्या हो जाना चाहिए, जीरो होता है। वेग और गतिज ऊर्जा क्या होता है, जीरो होता है, तभी वह अपनी गति को बार बार दोहराएगा। जैसे हमको पेंडुलम मान लीजिए और इसको मान लीजिए अंत स्थिति। अगर यहां हम जाकर यहां से हम यहां की दूरी तय करते हैं और यहां अगर हमारा वेग जीरो नहीं होगा तो क्या हम यहां रुक पाएंगे, हम यहां रुक नहीं पाएंगे, बल्कि क्या होगा, और हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हम सरल आवर्त गति में क्या करते हैं कि अपनी गति को बार बार दोहराते हैं। तो अपनी गति को बार बार दोहराने के लिए ही, अपनी गति को बार बार दोहराने वाली गति को ही क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति कहते हैं। और अपनी गति को बार बार दोहराने के लिए इसके अंत बिंदु पर वेग और गतिज ऊर्जा का मान कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। याद रखिएगा, पूछता है कि सरल आवर्त गति में मध्य बिंदु में बल, स्थितिज ऊर्जा और त्वरण का मान क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और वेग और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। सरल आवर्त गति में अंत बिंदु पर वेग और गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वेग और गतिज ऊर्जा का जब जीरो नहीं होगा तब फिर वो अपनी गति को बार बार दोहरा ही नहीं पाएगा, इसलिए वेग और गतिज ऊर्जा जीरो हो जाता है, बल, स्थितिज ऊर्जा और त्वरण क्या हो जाता है, महत्तम हो जाता है। यहां तक कोई समस्या है? उस 7-8 लाइन जो लिखा हुआ है इतना ही लिखा हुआ है, आज से हो जाएगा, अभी क्लास लेके होमवर्क दे देंगे। बहुत सुने गाना। तो समझ गए थे ना? सरल आवर्त गति की विशेषताएं छोड़िए उधर, 80-90 से इधर बढ़िए। सरल आवर्त गति करने का अपनी माध्यमिक स्थिति में गुजारता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। इसका मतलब बल क्या हो गया जी, जीरो हो गया। बल क्या हो गया, जीरो। त्वरण क्या हो गया, जीरो, याद रखिएगा। और गतिज ऊर्जा अधिकतम और वेग क्या हो जाएगा, अधिकतम। और स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगा, शून्य। मतलब अगर वस्तु अगर मध्य स्थिति में हो, याद रखिएगा, सरल आवर्त गति की विशेषता है ये कि अगर मध्य स्थिति में हो तो क्या क्या जीरो हो जाएगा, बल तो जीरो होना ही होना है, स्थितिज ऊर्जा भी जीरो होना ही होना है, और याद रखिएगा कि एक चीज और जो हो जाएगा, त्वरण भी जीरो हो जाएगा। अब बाकी वेग और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, अधिकतम। और वेग और गतिज ऊर्जा क्यों अधिकतम हो जाएगा ये हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट वही चीज अगर देखते हैं कि उसका त्वरण अधिकतम होगा कब, जब वो अंत स्थिति में होगा। और त्वरण इसलिए अधिकतम होगा क्योंकि उसको फिर से वापस आना है। उस पर कार्य करने वाला बल, प्रत्यानयन बल भी क्या हो जाएगा, अधिकतम। गतिज ऊर्जा लेकिन वहां पे क्या हो जाएगा, शून्य। वहां गतिज ऊर्जा और वेग शून्य हो जाएगा, और बाकी ये तीनों क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये तीनों क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। जो यहाँ मैक्सिमम था, जो यहाँ मैक्सिमम था वहां क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। जो यहाँ मैक्सिमम था वहां क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और जो यहाँ मिनिमम था वहां क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। पूछेगा कि अगर हम पूछेंगे कि सरल आवर्त गति में मध्य ऊर्जा में क्या क्या जीरो हो जाएगा, बल, स्थितिज ऊर्जा और त्वरण। क्या क्या महत्तम हो जाएगा मध्य स्थिति में, वेग और गतिज ऊर्जा। अंत स्थिति में बल, स्थितिज और त्वरण क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। और वेग और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वेग और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब जरा सरल लोलक की ओर आपको लेके चलते हैं, सिंपल पेंडुलम जिसको कहते हैं। हालांकि हमारे निजी जीवन में या हमारे आजकल के समय में ऐसा संभव नहीं है, सिंपल पेंडुलम होना संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है उसको समझाते हैं। सरल लोलक किसको कहते हैं इसको जरा समझा देते हैं और समझ भी जाइएगा आप। ऑनलाइन वाला का सब ठीक ठाक चल रहा है ना जी? क्या हुआ? सिंपल पेंडुलम के लिए क्या है शर्त कि जो धागा होना चाहिए, इसको इससे पहले समझ लीजिए कि ये जो धागा होना चाहिए भार रहित होना चाहिए। मतलब इसमें जो धागा होना चाहिए इसका कोई अपना द्रव्यमान नहीं होना चाहिए। और इसमें जो लटका हुआ बॉब है इसका भी कोई भार नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा संभव है? ऐसा निजी मतलब अगर ऐसे अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो संभव है। अगर वो कोई धागा है तो उसमें कुछ ना कुछ भार होगा, अगर उसमें कोई बॉब लटका हुआ तो उसमें कुछ ना कुछ भार होगा। लेकिन सिंपल पेंडुलम के लिए जो शर्तें है कि जब किसी पूर्णतः लचीले लंबे भारहीन धागे से एक भारी बॉल को लटकाया जाता है, लेकिन शर्त क्या है कि भारहीन होना चाहिए। ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि ऐसा संभव नहीं है। याद रखिएगा, वह जिस माध्यम में गति करेगा
ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसा होना चाहिए सिंपल पेंडुलम के लिए, भार रहित होना चाहिए, इसमें कोई भार नहीं होना चाहिए, और जिस माध्यम में गति करे वो घर्षण रहित हो। कभी ऐसा संभव है कि जिस माध्यम में वो गति करेगा वो घर्षण रहित है? अगर इस माध्यम की बात करें, जिस माध्यम में हम लोग हैं, इस माध्यम में क्या है, हवा है, तो हवा में क्या घर्षण रहित कर सकता है गति? नहीं कर सकता है। इसका उदाहरण समझिए कि अगर हवा तेज हो, अगर आप दौड़ते हैं या मतलब पैदल भी चलते हैं, तो आपके गति का क्या करता है, विरोध करता है, और गति का विरोध ही क्या कहलाता है, घर्षण। हालांकि सिंपल पेंडुलम की इस स्थिति मतलब यह स्थिति से मतलब संभव नहीं है संभव कि भार रहित हो और जिसमें गति करे वो घर्षण रहित हो, ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन कुछ मतलब कि सरल लोलक की गति को मान लिया जाता है। याद रखिएगा कि सरल लोलक की गति सरल आवर्त गति मान लिया जाता है, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन इसको क्या किया जाता है, मान लिया जाता है। आपके बुक पे पहले आपको लेके चलते हैं, फिर इधर आपको लेके आएंगे। सरल लोलक यदि एक भारहीन व लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को लटकाकर डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दे तो इस संयोजन को सरल लोलक कहते हैं। यदि लोलक को साम स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दे तो इसकी गति क्या हो जाती है, सरल आवर्त गति हो जाती है। सरल आवर्त गति को सरल लोलक की गति मान ली गई है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब सरल लोलक के आवर्त काल की बात करते हैं, जरा इसको समझा देते हैं कि इसका आवर्त काल क्या होता है, एकदम 1 मिनट में इसको भी समझा देते हैं। सरल लोलक का आवर्त काल, अगर सरल लोलक का आवर्त काल बराबर क्या होता है, टी होता है जी। आवर्त काल को हम क्या कहते हैं, टी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टी बराबर, याद रखिएगा, 2√L/G। एल के यहाँ क्या है जी, एल अगर हम बात करते हैं तो क्या है, उसकी प्रभावी लंबाई है। एल जो है इसकी प्रभावी लंबाई है, एल जो है इस लोलक की प्रभावी, यहां से यहां तक जो इसकी लंबाई है वो क्या है, एल है। तो एल को हम क्या बोलेंगे, एल बराबर हो जाएगा प्रभावी लंबाई। एल बराबर क्या हो जाएगा, प्रभावी लंबाई। और जी जो है क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण किसको कहते हैं, आपको क्लियर कर चुके हैं। गुरुत्वीय त्वरण किसको कहते हैं जानते हैं ना। गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या हो जाता है, घटता है। तो इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, हमेशा बदलते। जी का मान याद करवा चुके हैं आप लोग को, याद है जी का मान। अगर जी का मान है तो याद है, तो इसका सारा क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा आसानी से। इसका मतलब है कि अगर टी की बात करते हैं, इसमें आपको कहीं एम दिखाई दे रहा है क्या, तो इसका मतलब है कि जो इसका आवर्त काल है, इसका जो आवर्त काल है द्रव्यमान पर निर्भर करेगा क्या, कहीं एम पे है डिपेंड। एम का मतलब क्या होता है, मास। मतलब आवर्त काल जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। कह सकते हैं ना कि आवर्त काल जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। तो भाई निर्भर करेगा किस किस पर, इसको भी समझ लेते हैं, एकदम 1 मिनट में समझ लेंगे। अगर लंबाई बढ़ाएंगे, आवर्त काल क्या है, लगने वाला समय है। आवर्त काल का मतलब क्या हो गया, लगने वाला समय। आवर्त काल किसको कहेंगे, बताइए जरा जल्दी से कि आवर्त काल किसको कहते हैं। एक दोलन को करने में जितना समय लगता है उसी को क्या कहते हैं, आवर्त काल। इसका मतलब है कि अगर हम झूला को धक्का देते हैं, आप लोग बेबी पार्क गए होंगे और भी पार्क गए होंगे, आप और मतलब 2 लोग 3 लोग 4 लोग जो भी लोग गए होंगे, झूले होंगे झूला, तो एक बार उसको उधर जाने में और एक बार अपने माध्य स्थिति में जितना समय लगता है उसी को क्या बोलते हैं, आवर्त काल। तो आवर्त काल जो है, याद रखिएगा कि आवर्त काल अगर अधिक होगा, आवर्त काल अधिक मतलब लगने वाला समय क्या हो गया, अधिक। हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि अगर आवर्त काल अधिक हुआ, इसको समझिएगा। आवर्त काल क्या है जी, तो एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय। आवर्त काल अधिक लग रहा है, आवर्त काल अधिक मतलब इसका मतलब है कि दोलन में लगने वाला समय क्या हो जाएगा, अधिक। अब इसको समझिए कि हमारा आवर्त काल अधिक है, हमारा आवर्त काल अधिक है, मतलब हमको यहां से यहां आने में, एक दोलन पूरा करने में हमको आवर्त काल क्या लग रहा है, अधिक। मतलब समय क्या लग रहा है, अधिक। इसका मतलब क्या है कि हम थोड़ा सुस्त है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आवर्त काल अधिक तो क्या कहते हैं, उसको सुस्त कहते हैं। और आवर्त काल अगर कम, आवर्त काल कम, इसका मतलब लगने वाला समय क्या हो जाएगा, कम। लगने वाला समय, इसका आवर्त काल का मतलब लगने वाला समय क्या हो गया, कम। और इसमें झूला क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। इसको और समझिएगा। अब सब लोग अपने जीवन में झूला झूले होंगे या नहीं झूले हैं तो कोई बात नहीं, अभी झूला देते हैं आप लोग को। जैसे अगर हम झूला को धक्का दिए और एक आवर्त काल, इतना तो समझ गए कि झूले की गति सरल लोलक की गति मान ली जाती है। अब एक बार उसको एक दोलन पूरा करने में जो समय लगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आवर्त काल। अगर उसका आवर्त काल अधिक होगा, उसका आवर्त काल अधिक होगा मतलब उसमें लगने वाला समय क्या है, अधिक है। तो लगने वाला समय अधिक है, इसका मतलब झूला क्या है, धीरे धीरे झूल रहा है। अगर उसका आवर्त काल कम है मतलब उसको एक दोलन पूरा करने में समय क्या हो रहा है, कम लग रहा है, इसका मतलब झूला क्या है, तेज है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। अब आवर्त काल निर्भर किस पर करेगा, इसको जरा एक बार बता देते हैं कि अगर एल बढ़ेगा,
अगर एल बढ़ेगा तो याद रखिएगा टी भी बढ़ेगा। अगर एल बढ़ेगा, अगर प्रभावी लंबाई को बढ़ा देंगे, प्रभावी लंबाई को अगर बढ़ा देंगे, अगर प्रभावी लंबाई को बढ़ा देंगे, सपोज कीजिए कि अभी इसकी प्रभावी लंबाई इतना है, प्रभावी लंबाई इसका इतना है, अब इसकी प्रभावी लंबाई को थोड़ा और हम बढ़ा देते हैं, तो इसके आवर्तकाल में लगने वाला समय भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। आवर्तकाल भी इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। मतलब अगर प्रभावी लंबाई बढ़ाएंगे, याद रखिएगा कि प्रभावी लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इतना ही तो इसमें याद रखना है कि प्रभावी लंबाई भी बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। कोई बात नहीं, इसको और समझा देंगे। लेकिन अगर जी घटेगा, जी को इसके साथ क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिश्ता इसका हो जाएगा कि अगर जी को घटाएंगे तो टी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। जी का मान अगर घटेगा या बढ़ेगा, जी का मान अगर हम पृथ्वी से नीचे जाते हैं, अभी सारा एग्जांपल में इसको क्लियर कर देंगे, केवल अभी इस लाइन को याद रखिए। जी घटेगा या जी के उल्टा काम करेगा, जी के क्या काम करेगा, उल्टा काम करेगा। उल्टा काम करेगा का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर जी को घटाएंगे तो टी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। जी का वैल्यू अगर कम होगा, अगर हम पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाते हैं तो जी का वैल्यू क्या हो गया, घटेगा, और उस पर लगने वाला आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ये दो लाइन को अगर आप याद रखिएगा तो आपका पूरा उदाहरण आराम से समझ में आ जाएगा। अगर एल बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। एल बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर आवर्तकाल बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो गया, झूला सुस्त है कि तेज है। और जब आवर्तकाल बढ़ा इसका मतलब लगने वाला समय अधिक, लगने वाला समय अधिक, इसका मतलब झूला क्या है, सुस्त है। आवर्तकाल कम गया मतलब लगने वाला समय क्या हो गया, कम हो गया, इसका मतलब झूला क्या हो गया, तेज हो गया। क्लियर है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर जी को बढ़ाएंगे तो लगने वाला यह आवर्तकाल क्या होगा, तो जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करता है कि अगर जी को उल्ट, याद रखेगा कि जी को बढ़ाएंगे तो ये घटेगा और जी को घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। लेकिन एल के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काम करता है। अगर लंबाई को बढ़ाएंगे, लंबाई को बढ़ा दिए तो लगने वाला आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर जी को घटा दिए तो लगने वाला आवर्तकाल क्या हो जाएगा, जी को घटाएंगे तो लगने वाला आवर्तकाल बढ़ेगा और जी को बढ़ाएंगे तो लगने वाला आवर्तकाल क्या हो जाएगा। एकदम सिंपल सा बात है कि उसके उल्टा काम करेगा। अब सारा उदाहरण पे आपको लेके चलते हैं, सब समझ में आ जाएगा आपको उदाहरण आसानी से। लेकिन द्रव्यमान पे निर्भर करेगा क्या, द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करेगा। अब जैसे देखिए श्रीमती जी झूल रही हैं, ठीक है, सोनू मौर्य तुमको पढ़ना है तब पढ़ो, नहीं तो तुमको ब्लॉक कर देंगे। फालतू का कमेंट हम नहीं देखते हैं। 10 ही बच्चा मेरे से पढ़े, लेकिन बढ़िया पढ़े। आपके ऑफलाइन में कितने विद्यार्थी आते हैं, 3 गो आता है, बोलो क्या दिक्कत है तुमको। अब जरा चर्चा करते हैं कि देखिए श्रीमती जी झूल रही हैं, अब श्रीमती के बगल में इनका श्रीमान जी भी आके बैठ जाएंगे, तो क्या झूले के आवर्तकाल पे कोई प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान के चलिए आप भी पार्क में झूल रहे हैं और आपके बगल में वो भी आके बैठ गई, तब क्या उसके झूले के आवर्तकाल पे कोई प्रभाव पड़ेगा, झूले के आवर्तकाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप कभी देखें कि द्रव्यमान पे निर्भर करेगा, क्योंकि आवर्तकाल द्रव्यमान पे निर्भर ही नहीं करेगा, वो निर्भर किस पे करेगा, एल पे, मतलब प्रभावी लंबाई पे। लंबाई को बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल भी क्या होगा, बढ़ेगा। और दूसरा निर्भर किस पे करेगा, जी पे। जी को अगर बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल क्या होगा, घटेगा। तो दो ही चीज पर तो निर्भर करता है, तो द्रव्यमान घटा दीजिए चाहे बढ़ा दीजिए, चाहे हमको बैठा दीजिए चाहे हमारे से दूगों को और अगल बगल में लाके बैठा दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि नहीं है। मतलब द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करेगा। दूसरा का अगर हम चर्चा करते हैं, इधर देखिए कि दूगो बैठ गई तो क्या झूले का आवर्तकाल घट जाएगा, झूले का आवर्तकाल, इसके आवर्तकाल पे कोई प्रभाव नहीं कर पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवर्तकाल द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है, आवर्तकाल द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। अब जितना जरिए झूला वाला एग्जाम्पल है जरा एक बार देख लेते हैं, हर एक चीज आप समझ जाइएगा। आप ये तो समझ गए ना कि एल क्या है, डोरी की प्रभावी लंबाई है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। देखिए पढ़ाते तो हम बढ़िया ही हैं, लेकिन आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं तो हम क्या बोलें। हम पढ़ा, जैसे मान के चलिए हम खाना बनाते हैं और हम खा के सेटिस्फाइड हैं कि नहीं बढ़िया बना हुआ, इसका मतलब हम खाना बढ़िया बनाते हैं। जब हम आपको पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ के सेटिस्फाइड हैं, क्वेश्चन सारा बन जा रहा है, इसका मतलब हम आपको अच्छा पढ़ाते हैं। आप नहीं पढ़ रहे हैं तो गलती आपका है। चलिए दोस्तों आइए आगे। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एल। ये अभी बता रहे हैं, हम आपको पहले बता दिए कि प्रभावी लंबाई के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अर्थात लंबाई बढ़ने पर टी भी बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या। यही कारण है कि यदि कोई लड़की झूला झूलते समय खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। जैसे मनुष्य का गुरुत्व केंद्र क्या होता है, नाभि। वो लड़कियां बैठी हुई थी, उसका गुरुत्व केंद्र क्या था, उसका गुरुत्व केंद्र नीचे था, गुरुत्व केंद्र जो था नीचे था। लेकिन अगर लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र क्या हो गया, ऊपर उठ गया। गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ गया और प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी।
और जब प्रभावी लंबाई घटेगा तो याद रखिएगा कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काम करता है, तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लंबाई अगर बढ़ जाएगा तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और लंबाई कब बढ़ जाएगा, जब उसके पैर में कोई लटक जाए। मान के चलिए झूला झूल रहा है, लड़ाई झगड़ा दोनों को बीच में होला, जाके उसके पैर में कोई लटक गया, तो उस समय क्या हो जाएगा, उसका जी जो हो जाएगा और नीचे आ जाएगा। जी क्या हो जाएगा, और नीचे। जी जब ऊपर जा रहा है, जी जब ऊपर आ रहा है, जी का मतलब क्या है, गुरुत्वाकर्षण। और जो मनुष्य का जो गुरुत्वाकर्षण है, सेंटर ऑफ मास होता है, वो कहां होता है, नाभि में। और जब बैठी हुई थी तो जो गुरुत्वाकर्षण क्या था, नीचे था। जब गुरुत्वाकर्षण क्या था, जमीन के नीचे था, लेकिन खड़ी हो गई तो और थोड़ा गुरुत्वाकर्षण क्या हो गया, ऊपर हो गया। और जब गुरुत्वाकर्षण ऊपर हुआ तो प्रभावी लंबाई क्या हो गया, थोड़ा बढ़ गया। और जब प्रभावी लंबाई याद रखेगा तो झूले का याद रखेगा, प्रभावी लंबाई घट, हम दूसरा केस बता रहे थे, अर्थात लंबाई बढ़ने पर टी भी बढ़ जाएगा। मतलब लंबाई के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कार्य करेगा। यही कारण है कि यदि कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र क्या हो जाएगा, जब गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ गया तो प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जब वो बैठ जाएगी तो प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, जिससे झूले का आवर्त जैसे ही प्रभावी लंबाई आए और प्रभावी लंबाई जैसे ही घटा, ध्यान रखिएगा कि दोनों क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कार्य करता है। झूला पे बैठी हुई थी, खड़ा हो गई, गुरुत्वाकर्षण क्या हो गया, ऊपर चला गया। गुरुत्वाकर्षण ऊपर जाने के कारण उसका प्रभावी लंबाई क्या हो गया, तो याद रखिएगा प्रभावी लंबाई घट गया। और प्रभावी जैसे ही एल घटा, प्रभावी लंबाई क्या है, एल, तो उसका आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आवर्तकाल घटने का मतलब समझ गए, आवर्तकाल कम मतलब लगने वाला समय कम, और झूला क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। झूला क्या हो जाएगा, तेज। वो क्वेश्चन पूछता है कि एक लड़की झूले पे बैठी हुई है और अचानक वह खड़ी हो जाती है, तो झूला तेज होगा कि झूला सुस्त हो जाएगा। तो झूला ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले गुरुत्वाकर्षण क्या था, नीचे था, अब गुरुत्वाकर्षण क्या हो गया, ऊपर आ गया। यही कह रहा है कि झूलते एक समय खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र क्या हो गया, मतलब गुरुत्व केंद्र, गुरुत्वाकर्षण नहीं, गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ गया और प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगला कैसे है कि आवर्तकाल लोला के द्रव्यमान पर, हम पहले ही बता चुके हैं कि आप बैठिए कि आप तीनों को बैठा लीजिए, उससे निर्भर नहीं करेगा। आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी का एग्जाम्पल आपको ही बताया कि अगर एक लड़की नहीं दो लड़की भी बैठ जाए, उसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये अकेले झूले चाहे इसके साथ एक और झूलने के लिए बैठ जाए, इसका आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब पहला केस समझ गए कि अगर कोई लड़की झूला झूल रही है, बैठ के झूल रही थी, खड़ा हो गई, खड़ा होने के कारण उसका गुरुत्व केंद्र क्या हो गया, ऊपर उठ गया। गुरुत्व केंद्र ऊपर उठने के कारण प्रभावी लंबाई उसका क्या हो गया, घटेगा कि बढ़ जाएगा, तो उसका प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगा, जब गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ गया तो उसका प्रभावी लंबाई, ध्यान से देखिए कि जब गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ गया तो उसका प्रभावी लंबाई, यहां देखिए आराम से कि झूला झूलते समय खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ गया, प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। गुरुत्व केंद्र ऊपर हो उठेगा तो प्रभावी लंबाई, जी जब ऊपर जाएगा तो एल क्या हो जाएगा, याद रखिएगा वही है, प्रभावी लंबाई घट जाएगी, जिससे झूले, जब प्रभावी लंबाई घटा मतलब एल घटा, और दोनों एल और टी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एल घटा तो टी भी घटेगा। और टी घटने का मतलब क्या हो गया, लगने वाला झूला में दोलन में लगने वाला समय क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब झूला क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा और जल्दी जल्दी दोलन करेगा। तीसरा है टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, जी। यानी किसी लोला घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाते हैं तो आपको पता है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाने पर जी का मान क्या होता है, याद रखिएगा। तो इसी के लिए कहता है कि घड़ी का आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पहला ही लाइन में लिखा दिया है कि जी के क्या करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करेगा, उल्टा काम करेगा। जी को अगर घटा देंगे तो टी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जी को अगर बढ़ा देंगे तो टी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ाएंगे तो टी का मान घट जाएगा, उल्टा काम करेगा। वही कह रहा है कि अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है। अब आवर्तकाल बढ़ा, आवर्तकाल बढ़ने का मतलब समझ में आ गया ना, आवर्तकाल अधिक मतलब लगने वाला समय अधिक। जैसे हम यहाँ खड़ा हैं, यहाँ से यहाँ जाने में आवर्तकाल हमको अधिक लग रहा है, मतलब इसका मतलब हमको समय क्या लग रहा है, अधिक लग रहा है। इसका मतलब हम कैसे हैं, सुस्त है। अगर हम यहाँ खड़ा हैं और यहाँ से यहाँ आने में हमको समय कम लग रहा है, मतलब मेरा आवर्तकाल कैसा है, कम है। और आवर्तकाल कम है, हम कैसे हो गए, तेज हो गए। तक कोई दिक्कत नहीं ना, उस लाइन को हम लिख भी दिए हैं, ध्यान रखिएगा। बिहार के बहुत सारे चैनल आपको कॉपी करके लुसेंट पढ़ाने लगे हैं। एक बीपीएससी मंडी चैनल है वो भी अच्छा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिनल होता है। सर लैपटॉप में डाउनलोड नहीं हो रहा है, वो वेबसाइट से होगा, उससे कोई समस्या नहीं है, ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल ही होता है। आदि लोला घड़ी को उपग्रह पे ले जाएं तो वहां भारहीनता के कारण जी, आपको पता है ना कि अगर उपग्रह में जी का मान कितना होता है, 0, अतः घड़ी का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अनंत। जहां भी जी का मान 0 होगा उसका घड़ी का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अनंत। और उपग्रह में लोला घड़ी काम नहीं करेगी। यहां तक कोई दिक्कत है। पांचवा कैसे कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है, 0।
पहले से जानते हैं ना। और जहां गुरुत्वाकर्षण का मानसून हो जाएगा वहां आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। जहां ही गुरुत्वाकर्षण का मानसून हो जाएगा वहां अनंत क्या हो जाएगा, आवर्तकाल अनंत। आवर्तकाल आपको समझ में आया ना कि किसको कहते हैं, आवर्तकाल लगने वाला समय है। और अगर आवर्तकाल अधिक लग रहा है मतलब समय क्या लग रहा है, अधिक। और समय अगर अधिक लग रहा है इसका मतलब क्या है, सुस्त है। एल को बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, टी भी बढ़ेगा। अगर लंबाई बढ़ा देंगे तो आवर्तकाल भी क्या होगा, बढ़ेगा। जी को बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल क्या होगा, घटेगा। जी को बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल क्या होगा, घटेगा। मार के कान झाड़ देंगे पकड़ के, 1 मिनट में नीचे उतरेगा, सनसना देंगे पकड़ के। अब तुम्हारा दिमाग कमजोर है तो हम क्या करें, तेज पढ़ा रहे हैं जी, तेज है। अब एक एक चीज को 20 बार पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएं बताओ ना, एक एक चीज को हम 20 बार बता रहे हैं। हाँ? अब इससे कितना धीरे पढ़ाएं। और उसको कमेंट में करे पर ध्यान रहता है तब क्या पढ़ेगा, कमेंट कर ध्यान से पढ़े तब ना हो। एक ही चीज को हम सरल लोलक की गति कितना बार बताए, 5 बार बताए। हम तेज भी बताए, मान लीजिए तेज बताए, लेकिन अगर समझने वाला रहेगा तो समझ लेगा। तो वो कमेंट लिखने में दिमाग लगा रहा है, आप तेज पढ़ाते हैं कम पढ़ाते हैं। बीपीएससी मंडी चैनल, अगर सब छोड़ो ना यार, पहले पढ़ो ना, पहले पढ़ने पे ध्यान दो। तेज तुमको लगेगा कहा कि तुम बढ़िया से पढ़ नहीं रहा है। गर्मियों में लोलक की लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर गर्मियों को जब एल बढ़ेगा तो उसका आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। घड़ी जब टी बढ़ा इसका मतलब घड़ी क्या हो जाएगा, सुस्त हो। या मतलब जब आवर्तकाल बढ़ा मतलब लगने वाला समय क्या हो गया, अधिक हो गया। इसका मतलब हम कैसे हो गए, सुस्त हो गए। आवर्तकाल घटा मतलब लगने वाला समय क्या हो गया, कम हो गया। आवर्तकाल घट गया। अब हमको देख के पढ़ाना रहता तब हम भी धीरे धीरे पढ़ाते। अब हमको वो चीज पता है, हमको समझाने का तरीका पता है, तब कितना धीरे धीरे पढ़ाते रहे। यही चैप्टर को हम लगता है चौथा या 5वां बार पढ़ा रहे होंगे इन लोग को, है कि नहीं। तीसरा बार तो जरूर पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स तीसरा बार पढ़ा रहे होंगे। चलिए आगे आइए, छोड़िए उस सबको। सर्दियों में एल कम हो जाने पर सर्दियों में प्रभावी लंबाई क्या हो जाता है, कम। और जब प्रभावी लंबाई कम तो लगने वाला आवर्तकाल भी क्या होगा, कम। और जब आवर्तकाल कम इसका मतलब लगने वाला समय क्या हो गया, कम। इसका मतलब हम कैसे हो गए, तेज। इसलिए घड़ी कैसा हो जाएगा, याद रखिएगा, लोलक घड़ी तेज हो जाता है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान का कितना होता है, 1/6 गुना। ये सब हम लोग देख चुके हैं कि चंद्रमा पर जो याद रखेगा कि पृथ्वी का जी का मान का कितना होता है, 1/6 गुना। इसलिए टी बराबर क्या हो जाता है, 2 पाई ई, तो पढ़ ही चुके हैं। एल वाई जी, यहां तक समझ में आ गया ना। आप यहाँ एक क्वेश्चन समझ लीजिए कि अगर किसी सरल लोलक की लंबाई में 2% की वृद्धि किया जाए तो उसके आवर्तकाल में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 1% की वृद्धि होती है। हालांकि अगर हम उदाहरण के अनुसार देखें तो लंबाई में 2% हुआ तो उसका आवर्तकाल भी कितना होना चाहिए था, आवर्तकाल में उसका वृद्धि 2 ही पर। लेकिन ये क्वेश्चन है तो इसका फॉर्मूला होता है टी बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा 1/2 इंटू एल। 1/2 इंटू क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला केवल याद रखिएगा, ऐसे पूछता नहीं है कि अगर किसी सरल लोलक की लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि, तो याद रखिए तो उसका आवर्तकाल में 1%, तो आवर्तकाल बराबर होता है 1/2 इंटू एल। एल कितना दिया हुआ है, 2%, तो 1/2 अगर करेगा तो कितना परसेंट की वृद्धि हो जाएगा, 1% की वृद्धि हो जाएगा। हालांकि आज तक कभी नहीं पूछा है और कभी नहीं पूछेगा। जो आपको समझने वाला बात है आप यहाँ समझ लीजिए, और यहाँ आप समझ गए तो आपका काम हो गया। यहाँ देख लीजिए, आप एक बार फिर से पूरा रिकॉल करवा देते हैं ताकि अच्छे से समझ जाइएगा। विकास दिवकृति सर की, हम आईएएस के टीचर नहीं ना है यार, तुमको पढ़ना है तो पढ़ो, ना तो तुम निकलो, नहीं तो अब तुमको करेंगे ब्लॉक। फालतू का कमेंट करने वाला से बहुत गुस्सा आता है, इरिटेटिंग पर्सन है ही। अरे पढ़ना है तो पढ़ो चैनल पे, नहीं पढ़ना है यूट्यूब पे 1 लाख चैनल है, जहां पढ़ने का मन करता है पढ़ो। तुमको तेज लगता है, धीरे लगता है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारा पढ़ाने का तरीका यही है, ऐसा ही पढ़ाएंगे। तुमको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ो, पढ़ने वाला लोग लगातार पढ़ रहा है। चलिए 10 बज गया जी, पता भी नहीं चलता है टाइम कैसे खत्म हो जाता है। चलिए सरल आवर्त गति को एक बार देखा जाए। आवर्त गति समझ में आ गया ना, कि जब कोई वस्तु निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल के साथ बार बार गति को दोहराती है, क्या हो गया, और ऊपर या नीचे की गति या आगे या पीछे की गति, दोलनी गति। महत्तम विस्थापन को आयाम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 सेकंड में जितना बार दोलन करेगा उसको आवृत्ति, और एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगेगा उसको आवर्तकाल। क्लियर है नहीं सब, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आते हैं, सब देख लिए हैं। अच्छा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, इस किस गति का उदाहरण है, आवर्त गति का। क्योंकि आवर्त गति किसको कहेंगे, तो क्लियर है ना। अच्छा, क्या सभी आवर्त गति दोलनी गति है, नहीं, सभी सभी दोलनी गति आवर्त गति है। क्योंकि दोलनी गति किसको कहते हैं, ऊपर या नीचे की, आगे या पीछे की गति को। क्या आवर्त गति ऐसा ही गति है, आवर्त गति कोई जरूरी है। अगर आवर्त गति ऐसा गति होता तो सूर्य के जो मतलब चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है वो तो वृत्तीय पथ पर लगा रही है।
इसका मतलब है कि सभी जो दोलनी गति है, सभी दोलनी गति आवर्त गति नहीं है, लेकिन याद मतलब सभी दोलनी गति आवर्त गति है, लेकिन सभी आवर्त गति दोलनी गति नहीं है। ये तो याद रखने वाली चीज है। याद रखिएगा, सभी दोलन गति आवर्त गति है, लेकिन सभी आवर्त गति दोलन गति नहीं है। आते हैं आगे। यहाँ आप देख चुके हैं कि महत्तम, यहाँ अगर हम बात करते हैं कि यहाँ अगर सरल आवर्त गति की बात करते हैं तो किसको कहेंगे, जहाँ त्वरण जो हो जाएगा विस्थापन के समानुपाती होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो याद रखिएगा उसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, विपरीत होगा। याद रखिएगा। आयाम किसको कहते हैं, तो महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। एक सेकंड में जितना बार दोलन या कंपन करेगा उसको क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। इसको माध्य स्थिति, इसको अंत स्थिति, और इसको क्या बोलते हैं, अंत स्थिति। ये महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं, आयाम। एक दोलन या एक कंपन में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, आवर्त काल। इसको किससे डिनोट करते हैं, टी से। आवृत्ति और आवर्त काल में संबंध अगर देखते हैं तो टी सेकंड में कितना कंपन, एक कंपन, तो आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा, 1/t। सभी से समझा चुके हैं। अगर हम बात करते हैं कि अगर मध्य स्थिति में होगा तो उसका बल, स्थिति ऊर्जा, त्वरण क्या हो जाएगा, 0, और वेग और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। अगर वो अंत स्थिति में हो जाएगा तो बल, स्थिति ऊर्जा और त्वरण क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा, और वेग और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 0। सब समझा चुके हैं। सरल लोलक की अगर बात करते हैं तो क्या द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। आप बैठ जाइए, किसी और को भी बैठा लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्या प्रभावी लंबाई पर करेगा निर्भर, अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो वो भी बढ़ेगा, लंबाई बढ़ाएंगे तो टी भी बढ़ेगा। जी पे निर्भर करेगा, करेगा। जी को अगर बढ़ाएंगे तो टी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि जी को अगर बढ़ाएंगे तो टी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हमको नहीं लगता है कि इस चैप्टर में कहीं कोई समस्या होना चाहिए। हमारा तो आज मन था मिट्टी पढ़ा देने का, देखते हैं। मिट्टी मिट्टी क्या हुआ, अच्छा देखते हैं। ठीक है, देखते हैं कल क्या है। रुकिए, होमवर्क आप लोग से पूछे।